बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नवा। आज सबसे अहम जो बात हम करेंगे, एक तरफ हुकूमत दबाव का शिकार है तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट शदीद तरीन दबाव का शिकार हैं दोनों, और इसका अंदाजा हमें अब उनके नुमाइंदों की गुफ्तगू से हो रहा है और मुख्तलिफ चीज़ों से हो रहा है। मसलन आज 84वीं फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें कोर कमांडर्स के अलावा फॉर्मेशन कमांडर्स भी शामिल थे। उसका जो एलामिया आज जारी हुआ कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस फॉर्मेशन कमांडर्स ISPR ने क्या हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी, इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीनों ज़वाबित बनाए। हुकूमत झूठ मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाकर अमल दरामद। फिर इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी तशवीश का इजहार किया गया। सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही की जाए, ये भी शुरकाए फोरम है। जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। पाक फौज मुल्क और कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती। इस एलामिया से जो हमारी पाक फौज है उस पर जो दबाव है उसका अंदाजा किया जा सकता है, मजे से, बड़े आराम से किया जा सकता है कि हमारी ISPR मेरे ख्याल में, जिसे अगर मैं जाती तौर पर समझता हूं, वो कोई इतनी अहल नहीं है जो मुश्किल हालात और इमरजेंसी हालात में कुछ चीज़ों को इजहार कर सके, ब्रॉडकास्टिंग को देख सके, न्यूज़ को पहुंचा सके। हालांकि पूरी कोर बनी हुई है, लेकिन एक छोटी सी गलती करते हैं ये, और वो लम्हों की ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। तो बस ये लम्हों में खता करते हैं और उसकी बाद सदियों तक जो है लोग, अरसे तक लोग उसकी भुगतते रहते हैं, उसकी मुसीबतें। बहरहाल ये मौजू नहीं है हमारा, लेकिन ये जो बुनियादी मकसद है कि ये अब उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से। हुकूमत इस वक्त, हुकूमत का हाल तो फिल्म हमराही के उन 2 किरदारों की तरह हो गया है कि एक नाबीना है, अंधा है, और एक लंगड़ा है। लंगड़ा चल नहीं सकता, नाबीना उसे सर पर उठाकर घूमता रहता है और रास्ता उसे बताता है लंगड़ा। इस वक्त हुकूमत भी कभी अंधी बनी होती है और ज्यादातर तो वो लंगड़ी है, अंधी तो है ही है, और कभी कभी लंगड़ी भी बन जाती है। क्या हुकूमत अंधी है कि वो मुल्क की सालमियत के लिए काम करे? क्यों ना करे? तनख्वाह किस चीज की लेते हैं, फवायद किस चीज के उठाते हैं? फिर सोने पे सुहागा कि अब फॉर्मेशन कमांडर्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौज की कानूनी तैनाती। अब समझ में नहीं आता ये इस जुमले की क्या जरूरत हुई, क्यों जरूरत पेश आई कि फौज की कानूनी तैनाती क्या थी। वो समरी जिस पर अप्रूवल हुई होगी उसमें अगराज़ व मकासिद भी बयान किए गए होंगे। ज़ाहिर है सरकारी इमारतों की हिफाजत फौज का अवलीन फर्ज है और तरजीह है। सरकारी इमारतों पर तो कोई नहीं गया। ये कहां से हुक्म आया, किसको दिया गया, ये हुक्म कहां से चला और कहां तक गया? क्योंकि ये बात तो अब तय कर दी है हुकूमत ने, हुकूमती गुमाश्तों ने, जिसकी इब्तदा हमारे वजीर आजम ने, मैं कई मरतबा अपने प्रोग्राम में ये कह चुका हूं कि वजीर आजम ने बराह रास्त इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ को करार दे दिया है। उन्होंने शुगर कोटेड गोली आर्मी चीफ को दी। उस वक्त तो बड़े मजे से वो खामोशी से या मुरव्वत में उस वक्त खामोश रहे। उसके बाद उन्होंने दुआ भी करा ली आर्मी चीफ से ही, मरने वालों के लिए, शुहदा के लिए, और अब गले में आ गई है। एक तरफ राना सनाउल्लाह हैं, वो कहते हैं भाई हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है।
بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کا اختیار ہے وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسری طرف فیصل واڈا، ان کے دل میں تو جو عمران خان، بغض عمران سے حب عمران اچانک سے کیسے جاگ گیا؟ یہی وہ عوامل ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں مسائل کا سامنا ہے حکومت کو، اور حکومت جب اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دامن جھاڑنا ہے، انہیں اپنا دامن بچانا ہے۔ اس وقت آرمی چیف اور ہماری پوری فوج کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس دلدل میں وہ پھنس چکے ہیں اس دلدل سے باہر کیسے نکلیں۔ کیا ان اندھوں کا بوجھ اٹھا کر رہیں گے؟ اگر ان کا بوجھ اٹھاتے رہے تو پھر اس دلدل میں آپ مزید دھسیں گے، آپ بہتر نہیں ہو۔ کسی بھی صورتحال میں آپ کا جو عوام پر کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، وہ جتنا ختم ہو گیا ہے وہ مزید نہ بڑھے، اس کے لیے آپ کے تھنک ٹینکس کو سوچنا ہوگا۔ ریٹائرڈ جنرلز، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جب مشورے دیتے ہیں تو ہمارے آرمی چیف غالباً ان کو سنتے بھی ہوں گے، اس کو سوچتے بھی ہوں گے اور اس پر عمل درآمد کے طریقے بھی دیکھتے ہوں گے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں عمران خان نے جو اس وقت، بلکہ ایک اور اہم بات جو اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں ایک نئی قومی حکومت کی تشکیل کے لیے بات چل رہی ہے۔ یہ افواہیں ہیں، یہ سینہ گزٹ ہے، لیکن بہرحال اس پر بات ہو رہی ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے عمران خان نے 5 رکنی کمیٹی اپنی نامینیٹ کی ہے، جو مذاکراتی کمیٹی ہوگی جس کی سربراہی عمر ایوب کریں گے۔ علی امین گنڈاپور اس کے ممبر ہیں، حامد رضا ان کے ممبر ہیں، سلمان اکرم راجہ اس کے ممبر ہیں، اور اسد کیسر اس کے ممبر ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کمیٹی میں بیرسٹر گوہر کو، جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہیں عمران خان نے شامل نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز مزیدار اور ہوئی کہ آج وہ کمیٹی کا اعلان ہوا، دوسری طرف جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں 100 سے زائد ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور فرد جرم بھی اس طرح عائد کی کہ عمران خان نے اس کا بائیکاٹ کیا اور ان کو پنجرے میں لایا گیا، کورٹ میں پیش کیا گیا، میڈیا تھا نہیں وہاں پر تو انہوں نے عدالت کا بائیکاٹ کیا، پھر ہو گیا 100 سے زائد۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس میں عمر ایوب بھی تھے، اس میں اور لوگ، راجہ بشارت، محمد احمد چٹھاک بھی تھے، ان تمام پر فرد جرم عائد کی گئی، اور جب وہ وہاں سے جیل سے باہر نکلنے لگے تو انہیں گرفتار کر لیا۔ اب عمر ایوب وغیرہ جو ہے نا، کچھ لوگ 3 ہفتے کی حفاظتی ضمانت پر ہیں جو پشاور ہائی کورٹ نے انہیں دی ہوئی ہے۔ اب انہیں گرفتار کیا تو نہیں جا سکتا، لیکن کس طرح کیا گیا، کیوں کر کیا گیا، اب یہ بھی واقعات سامنے آئیں گے۔ حکومت جو ہے اس گھبراہٹ میں کبھی الزام فوج پر دھر دیتی ہے اور کبھی اس طرح کی بے وقوفوں والے کام کرتی ہے اور گھبراہٹ میں غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے۔ دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے تو قومی حکومت اور ساتھ ساتھ نئے انتخابات، میرا خیال یہ ہے، ذاتی میری رائے ہے کہ قومی حکومت نہ بنائی جائے اور نہ ہی نئے انتخابات کریں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو پچھلے عام انتخابات ہوئے ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے، ہم جب طریقہ ہے اس طریقے سے الیکشن ٹریبونلز آئیں، یہ نہیں کہ ریٹائرڈ لوگوں کو بٹھا دیا اور فلاں کر دیا اور یہ کر دیا، نہیں، جو طریقہ چل رہا تھا اسی طریقے سے جو ججز کام کر چکے تھے ان پر کر لیتے، وہ کام کرتے، اور جس پارٹی کو اکثریت ملتی اسے حکومت دے دی جاتی، اور پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ میں یہ ہوتا کیا جانا چاہیے کہ جن جن لوگوں نے یہ الیکشن میں گڑبڑ کی ہے، چوری کرنے کی کوشش کی ہے، اس الیکشن میں ڈکیتی کی ہے، ان کے نام سامنے لائے جائیں اور قانون کے مطابق ان سے
क्योंकि पाकिस्तान हर दफा इतने पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि 500 अरब रुपए जो है वो खर्च कर दे इस तरह के जाली इलेक्शन पे, जबकि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी कोई काम नहीं कर सके, ना ही वो इस पर सोच रहे हैं कि जो एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 3 साल से मैं घसीट रहा हूं और एक अकबर एस बाबर आ जाते हैं हर दफा उनकी तरफ से, बाकी चाहे 2 लाख लोग हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अगर अहमियत है तो अकबर एस बाबर की। तो बहरहाल अजीब बात है कि जी कुछ हो भी नहीं रहा, काम भी नहीं हो रहा, इंतखाबात भी गलत करा दिए और उसके बाद चोरी सीना जोरी की बात। फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस को एक खत और लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मुनक्किद किया जाए, जो चूंकि तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं उन पर फैसला करना चाहिए। मेरा ख्याल यही है कि हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक मरतबा ये जो गले में मुसीबत डालकर चले गए काजी फायज ईसा साहब, उस मुसीबत को गले से निकाल लिया या पीबी ने, तो यकीनन ये तारीख में अमर हो जाएंगे। उन्हें ये सोचना होगा कि किसी भी तरह हम इस मामले को हल करें। अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जजेस आज़ाद नहीं होंगे, तो कभी भी ये अदलिया आज़ादी से फैसले नहीं कर सके, बिलखुसूस ऐसे मामलात में जहां हुकूमत फरीक होगी, यानी जजेस गुलाम होंगे और गुलामों की तरह फैसले करेंगे। इससे तो बेहतर था कि 1947 से पहले की अदलिया कम से कम फैसले तो आज़ादी से करती थी। हमने तो उसे बांध के, हथकड़ियाँ लगा के, डावाडोली करके, बेड़ियाँ भी पहना दी अदलिया को, और अब हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। इस वक्त सबसे अहम जरूरत जो हमारे आर्मी चीफ की है, जनरल आसिम मुनीर की, कि उन्हें ये सोचना होगा कि किस तरह न सिर्फ मुल्क को इस बहरान से निकालें, बल्कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की इज्जत व तकरीम जो दिन ब दिन घट रही है और इंतहाई लेवल पर आ गई है, निचले तरीन लेवल पर, उसे किसी भी तरह बहाल करें। अगर वो ये इज्जत और ये ताल्लुक बहाल करने में कामयाब हो गए तो शायद पाकिस्तान की तारीख में इनसे अच्छा नाम आर्मी चीफ का कोई नहीं है, और अगर उन्होंने ये मौका ज़ाया किया तो फिर तारीख उन्हें तारीख तरीन राह में ले जाएगी। अब ये फैसला उन्होंने करना है कि हुकूमत को सही रास्ते पर चलाकर, सही तरीके से चलाकर, मामलात को सुलझाकर अपने आप को सियासत के गंद से किस तरह निकालना है, ये उनकी बसीरत का इम्तिहान है, क्योंकि बसीरत और बसारत दोनों इस वक्त उन्हीं के पास है, और उन्हीं से इस बात का उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।